हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का आव्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं और ये प्रॉब्लम्स आपके जेई नीट सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रॉब्लम या तो नीट से, एम से, जेई मेन से, साथ ही साथ सारे कंसेप्ट को देखते हुए, सारे कंसेप्ट को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर 20 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 14 से 33, और लास्ट में हम लोग थ्योरी का ये जो प्रॉब्लम्स है किस थ्योरी से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, उसको भी देखेंगे। आइए एक एक करके बिना समय गवाए हुए प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 13 जो इंटेंसिटी का प्रॉब्लम था, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव का था, उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 14 है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, the wavelength lambda of light used is 5896 angstrom and the distance d between screen and slit is 100 centimeter. It is found that the angular width of fringe is 0.20 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree with same lambda and d, the separation between slits need to be changed to. ये आपको नीट 2018 से पिक किया गया। 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन ये है, यहाँ पर लिखा गया है। आप या तो पॉज करके ट्राई कीजिए यदि आपको आइडिया है तो, या फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, साथ ही जो इससे एसोसिएटेड कंसेप्ट है उसको भी देखेंगे। देखो कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। पहले तो आपको जानना होगा कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। ये सब थ्योरी में तो खैर किया जाएगा, लेकिन पहले आप यहीं पर समझ लो इसके बारे में थोड़ा सा। देखो ये आपको क्या है, बेसिकली स्लिट्स है, 2 ओपनिंग है और ये स्क्रीन है। इसी स्क्रीन पर आपको बन रहा है फ्रिंज, ब्राइट बन रहा है, डार्क बन रहा है। जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल ब्राइट। अब सपोज करो कि आपसे पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। 2 सक्सेसिव ब्राइट के बीच में, मीन्स कि पहला ब्राइट बनेगा फिर डार्क बनता है। आपको मालूम है पहला ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है। तो 2 जो ब्राइट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही फ्रिंज विड्थ होता है, या 2 डार्क के बीच का जो डिफरेंस होता है वही फ्रिंज विड्थ है। और दोनों सेम होता है, इसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं। बीटा होता है फ्रिंज विड्थ दैट इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, जहां पर ये कैपिटल डी क्या है, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और ये स्मॉल डी है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। मीन्स कि ये सेंट्रल लाइन से एक आपको डी बाई 2 ऊपर में स्लिट है, डी बाई 2 नीचे में स्लिट है। इतना तक आप समझ गए। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? जिनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है केवल फॉर्मूला से, वो इसे कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर इसका थोड़ा समझ लेंगे। तो देखो सपोज करो कि ये आपको फ्रिंज विड्थ है, यही आपको फ्रिंज विड्थ है। डार्क टू डार्क हम लोग देख रहे हैं, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है। देखो कि यदि ये पॉइंट लोगे, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, यहाँ से इसका टॉप मोस्ट देखोगे तो ये हुआ, और उसके बाद ये आपको लेंथ ये हुआ। एग्जैक्टली ये एंगल जो थीटा है ना, यही आप बोल रहे हो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज का एंगुलर विड्थ। और आपको मालूम है कि थीटा क्या होता है, L बाई आर। सपोज करो कि कोई एक ऐसे है डिस्टेंस जो एंगल थीटा बना रहा है, L डिस्टेंस जो एक यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा हो, और ये जो डिस्टेंस है ना R, ये बहुत बड़ा है। यदि R L से बहुत बड़ा है, जो कि यहाँ पर कंडीशन होता है कि कैपिटल D इस फ्रिंज विड्थ से बहुत बड़ा होगा, तो आप लिख सकते हो कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L बाई आर। यहां पर इसी चीज को आप यूज कर दोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, ये विड्थ है बीटा के बराबर, बीटा बाई डी। क्लियर है, यही डिस्टेंस आपको, ये डिस्टेंस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बीटा बाई डी। क्लियरली एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है बीटा बाई डी, और बीटा का वैल्यू आप डाल दोगे लैम्डा डी बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 1 बाई डी। तो ये क्या हो गया, लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये फॉर्मूला कहां से आया वो आप समझ गए, और इस फॉर्मूला का यूज क्या है सो भी आप समझ गए। फिर आप देखो कि सेकंड है कि ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, ब्राइट टू ब्राइट या डार्क टू डार्क के बीच का विड्थ इक्वल होता है, एंड विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज इज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहां कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी यहाँ पर ये। तो आप देखो कि बीटा जो है फ्रिंज विड्थ क्या है, वो स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स की जो स्लिट है ना, इसके बीच का सेपरेशन बढ़ा दोगे। सपोज करो कि ये स्लिट यहाँ पर है और फिर अब यहाँ पर है, तो स्लिट का सेपरेशन बढ़ गया, स्मॉल डी बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, बीटा डिक्रीज होगा। मीन्स कि फ्रिंज का जो विड्थ जो पहले सपोज करो इतना आ रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
ठीक है, पहले ये ब्राइट होगा, सपोज करो ये ब्राइट है, तो अब ये ब्राइट हो गया, ये ब्राइट हो गया, मींस कि फ्रिंज विड्थ घट गया। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ क्या है, और फ्रिंज विड्थ कैसे वैरी करता है। उसी तरीके से आप फ्रिंज विड्थ को देख सकते हो, लैम्डा पर भी डिपेंड करता है। फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आप थीटा है, पहले केस में दिया गया है 0.2 डिग्री, ठीक है। सो 0.2 डिग्री हो गया किसके, लैम्डा बाय स्मॉल डी के। लैम्डा का वैल्यू दिया गया 4895896 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम कितना मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। सो स्मॉल डी का वैल्यू है 2 mm। सो क्लियरली 2 इंटू 10⁻³ -3, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सो पहला इक्वेशन ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, आपको निकालना है स्मॉल डी का वैल्यू क्या कर दें हम कि ये चेंज हो जाए 0.21। सो 0.21 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा बाई d1 मान लेते हैं। सो अब आप इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर दो। सो 0.20 डिवाइडेड बाई 0.21 डिवाइड हम कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻⁻3। देखो लैम्डा सेम है, सो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है लैम्डा को, और ये हो जाएगा d1। सो क्लियरली d1 का वैल्यू आया 0.2 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। तो आप इसको लिख सकते हो, यदि ये mm में लिखोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 21 mm, that is 1.9 mm। सो आई थिंक ये आसान प्रॉब्लम था, बस जो 3 कंसेप्ट सीखे उसी का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15। In Young's double slit experiment with light wavelength 580 nanometer and slit 0.58 mm apart, find the angular position of fourth maxima and third minima. Also find the difference between their angular positions. So, अभी तक आपने देखा था कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। अब किसी पर्टिकुलर फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो सपोज करो कि ये स्क्रीन है, तो आपको स्क्रीन पर ये आपको स्लिट डिस्टेंस है। तो आपको ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, और ये स्लिट विड्थ D है। सो यहाँ पर बनता है, ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों जगह से डिस्टेंस इक्वल है, वहां पर बनता है सेंट्रल ब्राइट। क्लियर है। सो इसको बोल दिए सेंट्रल ब्राइट, और ये n इज इक्वल टू 0 के क्रॉसपॉन्ड करता है। आपको यदि किसी यहाँ से यदि हाइट y मानोगे, तो y क्या होता है, ब्राइट के लिए कंडीशन n लैम्डा d बाय स्मॉल d। क्लियर है, ये आपको कैपिटल D है, ये तो आपको पता होगा यहाँ तक। अब उसके बाद n इज इक्वल टू 1 के क्रॉसपॉन्ड आप बोलते हो कि फर्स्ट ब्राइट हुआ, फिर आप n इज इक्वल टू 2 के क्रॉसपॉन्ड बोलते हो कि सेकेंड ब्राइट हुआ, और इनके बीच में डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। सो यदि मैं nth ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, सपोज करो कि ये मेरा nth ब्राइट फ्रिंज है, तो ऐसा नहीं है कि ये जस्ट यहाँ ब्राइट हो गया और तुरंत आगे में डार्क हो गया, नहीं, ये यहाँ पर ब्राइट होता है, इसके बाद ब्राइटनेस घटता जाता है, और कुछ देर के बाद ये कंप्लीटली डार्क हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे इसका ब्राइटनेस बढ़ता जाता है, और फिर ये ब्राइट बन जाता है। सो ऐसे करके ये ब्राइट डार्क होता है। सो किसी भी, आप जानते हो कि nth ब्राइट फ्रिंज के लिए जो ये डिस्टेंस होता है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा से हाइट होता है, वो होता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सो एंगुलर पोजीशन क्या होगा, थीटा n ब्राइट, और थीटा n चूंकि बहुत छोटा एंगल होता है, तो उसको आप tan थीटा के इक्वल कर सकते हो। और tan थीटा क्या होगा, देखो ये आपको सपोज करो कि ये 2 के लिए देख रहे हैं ये, सो यही आपको थीटा है, और ये थीटा बहुत छोटा है, तो ये थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। आपको एंगुलर पोजीशन के लिए थीटा हुआ और tan थीटा कर दिए, और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही हाइट हो गया y डिवाइडेड बाई d। सो ये y n कर दिए nth पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग डिवाइडेड बाई d, दैट इज, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, n लैम्डा बाई स्मॉल d। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो एंगल होता है ना, ये रेडियन में होता है। ये किस में होता है, रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है, ये एंगल रेडियन में होता है। वैसे ही यदि मैं nth डार्क फ्रिंज के बारे में बात करूं, तो डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन होता है ना, वो क्या होता है, yn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। मीन्स कि ये जो फर्स्ट जो है ना, ये n इज इक्वल टू 1 फॉर डार्क फ्रिंज। सो मैं बोल देता हूं डार्क,
डी से दिखा रहा हूँ, ब्राइट को बी से दिखा रहा हूँ, डार्क को डी से दिखा रहा हूँ। सो इसके डार्क इससे कितना हाइट पर होगा, तो n का वैल्यू 1 डाल दो। सो n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा, लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। सो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा D बाई कैपिटल 2D। फिर ये जो फर्स्ट ब्राइट जो आया, ये इसका पोजीशन क्या होगा, लैम्डा D बाई स्मॉल d। फिर उसके बाद फिर डार्क होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये क्रॉसपॉन्ड हो करेगा सेकेंड डार्क। तो ये क्या है, सेकेंड डार्क। सेकेंड डार्क के लिए n का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या होगा, 3 लैम्डा d बाई 2d। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 लैम्डा d बाई 2d। इसके बारे में हम लोग एक और प्रॉब्लम में देखेंगे। सो आपको द एंगुलर nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और डार्क के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है, समझ गए कहां से फॉर्मूला है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला है आपको फोर्थ मैक्सिमा। तो फोर्थ मैक्सिमा के लिए आप क्या करोगे, n का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 लैम्डा बाई डी हो गया आपको थीटा 4 ब्राइट। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो। सो 4 इंटू लैम्डा का वैल्यू कितना है, 580 नैनोमीटर। दैट इज 580 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। और स्मॉल डी का वैल्यू हो गया 0.58 mm, या दैट इज 58 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। इसको सॉल्व कर दो तो यही आ जाएगा आंसर। इससे ये 10 हो गया, इससे 10 टू द पावर -4 हो गया। दैट इज 4 आपको क्या हो गया, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 0.004 रेडियन। क्या हो गया, 0.004 रेडियन। आप यदि इसको डिग्री में चेंज करना चाहो तो आप क्या करोगे, इसको 0.004 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे, पाई का वैल्यू 3.14 डाल दोगे तो आ जाएगा। वैसे ही मैं यदि बोलूंगा आपको कौन सा डार्क, थर्ड डार्क निकालना है। देखो क्या निकालना है, थर्ड मिनिमा। तो थर्ड मिनिमा के लिए n का वैल्यू 3 डालोगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 3 डार्क, और ये इक्वल हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2d। दैट इज 5 बाई 2 लैम्डा बाई डी का वैल्यू आपने निकाला है, यही आपको लैम्डा बाई डी का वैल्यू है जो कि है 10 टू द पावर -3। सो इंटू 10 टू द पावर -3 दैट इज 0.0025 रेडियन। ठीक है, अब ये रेडियन को आप डिग्री में चाहो तो चेंज कर सकते हो। इनके बीच का आपको डिग्री के टर्म में डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो रेडियन को डिग्री में चेंज करो। सो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये डिग्री के टर्म में आएगा। सॉल्व करोगे 0.229 डिग्री हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0.1432 डिग्री। सो इसके बीच का यदि एंगुलर पोजीशन में डिफरेंस निकालना हो तो इन दोनों को आप घटा दोगे। ठीक है, सो यदि डिग्री में पूछे तो डिग्री में सॉल्व कर दो, रेडियन में पूछे तो रेडियन में सॉल्व कर दो। आसान प्रॉब्लम था, अच्छा कंसेप्चुअल चीज था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये नीट 2016 से पिक किया गया प्रॉब्लम नंबर 16। बहुत ही आसान है, मैं इसको जनरलाइज वे में आपके लिए लिख दिया हूँ कैसे आप बनाओगे एग्जाम में, या कैसे आप सॉल्व करोगे। यदि आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। The intensity at a maximum in a Young's double slit experiment is I0. Distance between two slits is d is equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength of light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slit on the screen placed at distance d is equal to 10 small d? So पहले मैं फिगर बना देता हूँ, फिर उसका इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। So ये बोल रहा है कि ये आपको एक स्क्रीन है, और ये स्लीट का डिस्टेंस है स्मॉल डी। दैट इज ये ऊपर वाला d बाई 2, नीचे वाला d बाई 2। और आपसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये ऊपर वाले स्लीट के जस्ट सामने वाला पॉइंट, यहां पर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। यदि सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी I0 मींस कि मैक्सिमम यदि इंटेंसिटी I0 है तो यहां पर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। और ये कैपिटल D जो डिस्टेंस है ये दिया गया है 10 स्मॉल d के इक्वल, और d का वैल्यू दिया गया है 5 लैम्डा। आप देख लीजिए यही चीज है। ठीक है, सो d का वैल्यू दिया गया है 5 लैम्डा यहां से, और कैपिटल D है 10 स्मॉल d के। देखो तो इस टाइप का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, हम लोग थोड़ा थ्योरी का समझ लेते हैं। सपोज करो कि एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ये दोनों सोर्स एक पॉइंट पर आया।
सो ये दोनों सोर्स से वेव निकला, इस पॉइंट पर आया, पॉइंट पी पे, और इन दोनों के बीच का फेज एंगल फाई है। ठीक है, सो फेज एंगल दोनों का जो वेव आया ना वो फाई है। कैसे हुआ फाई? देखो, यदि ये आया, इसका फेज था ओमेगा टी प्लस फाई वन, और इससे जो आया ये था ओमेगा टी प्लस फाई टू। सो बेसिकली फाई हो गया आपको मॉड फाई वन माइनस फाई टू, मीन्स कि इनके बीच का जो फेज है ना उसका डिफरेंस। अब ये जो फाई आएगा ना, तो नेट इंटेंसिटी, यदि इसका इंटेंसिटी I1 है और इसका इंटेंसिटी I2 है, तो जो फॉर्मूला होता है ना वो इससे आता है। इसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन में देख चुके हैं। सो आई नेट होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 कॉस फाई। तो इसे आप निकाल सकते हो। और यदि I1 I2 दोनों I के इक्वल हो जाएगा ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, मीन्स कि I इसका भी है और I इसका भी है, तो जो नेट इंटेंसिटी यहां पर होगा वो ये चीज होगा। क्लियर है? आपको किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो आपको फेज एंगल फाई चाहिए। अब यदि हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, तो यदि ये y डिस्टेंस था, यदि ये y डिस्टेंस है ना, सेंट्रल मैक्सिमा से यदि कोई पॉइंट का डिस्टेंस y है, तो आपको जो पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर होगा वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? d इंटू वाई बाई डी। पाथ डिफरेंस क्या होगा? d इंटू वाई बाई डी। ये कैसे आएगा हम लोग अभी देखेंगे। ये पाथ डिफरेंस हुआ, और इस पाथ डिफरेंस से फिर आप फेज डिफरेंस निकालोगे। तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो पाथ डिफरेंस जो आया d इंटू वाई बाई डी, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई बाई लैम्डा, तो मेरा क्या निकल जाएगा? फेज डिफरेंस निकल गया। और फेज डिफरेंस निकल जाएगा तो फाई का वैल्यू इसमें डाल दोगे इस फॉर्मूला में, तो आपको निकल जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखा गया, पाथ डिफरेंस एट एनी पॉइंट y डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट इज इक्वल टू d साइन थीटा होता है, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है d tan थीटा के, और ये होता है d इंटू वाई बाई कैपिटल D के। और यहां से आपको फेज डिफरेंस निकला d इंटू वाई बाई डी इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, और इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से आ जाएगा। हम लोग देखो इस प्रॉब्लम को बनाएंगे और जनरलाइज फॉर्मूला भी समझेंगे। अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू क्या है? यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में y का वैल्यू है d बाई 2। क्लियरली आप पाथ डिफरेंस, जो यहाँ पर जो वेव आ रही है ना, एक वेव तो ऐसे आ रही है और दूसरे वेव आ रही है ऐसे, तो इनके बीच का इस पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस वो आप लगा दोगे फॉर्मूला, वो क्या होता है? d साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा इज इक्वल टू d इंटू वाई बाई डी। मैं बार बार ये चीज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए। अब y का वैल्यू d बाई 2 है, सो d इंटू डी बाई 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये निकला आपको पाथ डिफरेंस। यहाँ से आपको क्या निकालना होगा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे? 2 पाई बाई लैम्डा लिखोगे। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू देखो दिया गया है, d इज इक्वल टू 5 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू d बाई 5, और कैपिटल D है 10 स्मॉल d के बराबर। d इंटू डी बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू डी इंटू 2 पाई, लैम्डा का वैल्यू कर दो d बाई 5। इस सबको सॉल्व कर दोगे तो निकल जाएगा। क्लियरली ये हो गया आपको देखो 10 पाई बाई क्या हो गया? 20। 10 पाई बाई 20 डेट इज ये हो गया पाई बाई 2। फेज एंगल निकल गया पाई बाई 2। अब इंटेंसिटी जो इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी होगा IP, वो क्या होगा? 4I कॉस स्क्वायर 90 बाई 2 डेट इज 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, तो 4I इंटू 1 बाई 2 डेट इज 2I। जहां और मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 क्या होगा? 4I। यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 4I हुआ तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P IP 2I है, डेट इज I0 बाई 2। ये कितनी आसानी से ये निकल गया, और यही आपको जनरलाइज फॉर्मूला में ऊपर में लिखा हूं। देखो ये निकालने का जो तरीका है ना, यहाँ पर लिखा गया। आंसर क्या होगा? I0 बाई 2। ऐसे करके ही आप निकालोगे। मैं जनरलाइज फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हूं ना, इसको भी लिख देता हूं। इंटेंसिटी एट पॉइंट P IP हो जाएगा 4I कॉस स्क्वायर, एंगल का वैल्यू इसको देख लो, ये क्या हो गया? d इंटू वाई बाई कैपिटल D इंटू पाई बाई लैम्डा। अब ये आपको फॉर्मूला है, आप जब भी एग्जाम में चाहो तो सीधे पूछे कि किसी हाइट पर निकालने के लिए कुछ भी दे दे हाइट। सपोज करो कि y का वैल्यू दे दिया आपको 5D,
5D पे निकालिए। तो 5D के लिए y का वैल्यू क्या डालोगे, 5D डाल दोगे, लैम्डा का वैल्यू डाल दोगे और फिर इसको सॉल्व कर दोगे तो यही आंसर होगा। सो फिर एग्जाम में आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17। ये भी अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सिमिलर वाले टाइप का ही है, थोड़ा सा अलग है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डी दिया गया है 2 mm, कैपिटल डी दिया गया है 2 मीटर, लैम्डा दिया गया 500 नैनोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑन द पॉइंट ऑन स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी बिकम्स 50% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मीन्स कि उल्टा हो गया। अब आपको इंटेंसिटी क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी बोल रहा है कि 50% होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा का। सो आपको आई नेट का जो फॉर्मूला है ना, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, कैसे यूज होगा एग्जाम में, उसको समझेंगे। तो देखो कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा का क्या होता है, 4I0 होता है। और ये बोल रहा है किसी पॉइंट P पे इंटेंसिटी उसका हाफ होना चाहिए, 50% होना चाहिए। सो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आई नेट होगा वो क्या होगा, 1/2I0। और यहाँ से आप निकालोगे फेज एंगल, मीन्स कि इंटेंसिटी आपको दिया जाएगा, उससे आप फेज डिफरेंस निकालोगे। फेज डिफरेंस निकला, फेज डिफरेंस से आप एंगल निकालोगे, एंगल से फिर आप पाथ डिफरेंस निकालोगे, एंगल से फिर क्या निकालोगे, पाथ डिफरेंस। देखो उल्टा काम कर रहे हैं, वहां पर आपको हाइट था, वहां पर हाइट था, हाइट से आपने निकाला पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस से निकाला फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस से निकाला इंटेंसिटी। अभी रिवर्स कर रहे हैं, इंटेंसिटी में अंतर है, उससे फेज एंगल, फेज एंगल से पाथ एंगल, और पाथ एंगल से हाइट। ठीक है, इसी पर सवाल पूछते हैं, सब एक ही टाइप का सवाल रहता है। सो ये पाथ डिफरेंस, फेज एंगल है 90 डिग्री, तो पाथ डिफरेंस आ गया λ/4। सो पाथ डिफरेंस यदि λ/4 हो गया तो हाइट आपको मालूम है, हाइट के लिए पाथ डिफरेंस, एक पर्टिकुलर हाइट यदि y है तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, d × y/d, और ये कितना के इक्वल हो गया, λ/4। सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, λD/4D। देख रहे हो, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तो धड़ धड़ सवाल बनते हैं। सो आप डाल दो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, लैम्डा का वैल्यू क्या है 500 नैनोमीटर, और कैपिटल डी का वैल्यू है 2 मीटर, और 4, और स्मॉल डी का वैल्यू क्या है 2 मिलीमीटर। तो क्या हो गया 500 × 10⁻⁻9 × 2, अच्छा, डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻³ × 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 125। सो 125 × 10⁻⁻6 मीटर, दैट इज 125 माइक्रोमीटर। क्लियर है ना, देखो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैसे निकालना है बस। तो अब जनरल फॉर्मूला समझ लेते हैं। पहले तो इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैसे निकालते फॉर्मूला ये आपको पता है, सेम इंटेंसिटी के लिए भी पता है। जनरल फॉर्मूला मैं लिया हूं कि यदि आपसे बोले कि किसी भी पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा का kth टाइम इंटेंसिटी हो तो फॉर्मूला यूज कर देना cos इनवर्स स्क्वायर रूट k बाई पाई इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब ये कहाँ से मैं लाया, जो आपको करके मैं दिखाया ना उसी से लाया हूँ। सो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन एक बार देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यही चीज किया गया है, ये तो बेसिकली मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूं यहाँ पर नीचे में। और यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है वो, इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज k टाइम द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यदि k टाइम मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो cos π/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट k, और फाई हो जाएगा 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट k। तो आपने फेज डिफरेंस निकाल दिया, फेज डिफरेंस से फिर आपने पार्ट डिफरेंस निकाला। सो पार्ट डिफरेंस यहां से आ गया, इसको आप λ/2π से मल्टीप्लाई कर दिए। अब पार्ट डिफरेंस होता है d × y/d। सो d × y/d आपको हो गया इसके इक्वल, और यहां से y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाले हैं इसको आप चाहो तो रट भी सकते हो एग्जाम के लिए, इसका यहाँ पर एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो आप बोला था हाफ, तो k का वैल्यू 1/2 डालो, k का वैल्यू 1/2 डालोगे, cos इनवर्स 1/√2 that is 45 degree, 45 degree by pi, that is π/4 by pi into lambda। तो ये आ गया d λ/4d, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखिए झटके में बन रहा है। इस यदि ये फॉर्मूला आपको पता है, कंसेप्ट पता है, तो इसको बनाने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, दोनों प्रॉब्लम एक ही टाइप का था एम्स का, इसलिए मैं इसको एक ही जगह पर रखा हूं।
Distance of fifth dark fringe from center is 4 mm. If capital D is 2 meter, lambda is equal to 600 नैनोमीटर, then the distance between slits is. मीन्स बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि nth डार्क फ्रिंज का सेंटर से क्या डिस्टेंस होता है, वो ये होता है। यदि ये आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान हो तो यदि ये आपको सेंट्रल ब्राइट था, उसके बाद फिर आपको फर्स्ट डार्क आता है, मैं बोलता हूँ फर्स्ट डी, फिर आता है फर्स्ट ब्राइट, फिर आता है सेकेंड डी, फिर आता है सेकेंड ब्राइट, ऐसे करके आता है। और नीचे में भी ऐसे आता है, ये मत सोचो केवल ऊपर में आता है, नीचे में भी आता है -1D, -1 ब्राइट, ठीक है। सो एकदम इसका अपोजिट रेप्लिका होता है। अब हमको निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स क्या होगा, मीन्स कि स्मॉल डी निकालना है। दिया गया है कैपिटल डी 2 मीटर और लैम्डा दिया गया है 600 नैनोमीटर, डेट इज 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये लैम्डा दिया गया। सो अब हम लोग को फिफ्थ डार्क फ्रिंज के सेंटर से डिस्टेंस दिया गया 4 mm। सो एन का वैल्यू हम लोग क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस हो गया y फिफ्थ डार्क इज इक्वल टू 9 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2D, और ये दिया गया 4 mm। अब सबका वैल्यू आप पुट कर दो तो 9 लैम्डा का वैल्यू है आपको 600, देखो यहाँ पर सब वैल्यू दिया गया है। लैम्डा का वैल्यू है 600 नैनोमीटर। सो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। कैपिटल डी का वैल्यू है 2 मीटर और डिवाइडेड बाई 2, डी आपको कैलकुलेट करना है, ये है 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। सो यही वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो डी का वैल्यू निकालो यहाँ से, डी इज इक्वल टू 9 गुने 600 लिखो, 9 गुने 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 27/2 इंटू 10⁻⁻4, that is 2.7 mm divided by 2, that is 1.35 mm। सो आंसर क्या होना चाहिए, 1.35 mm। अब ऑप्शन देखो आप, तो ये ऑप्शन है 1.35 mm, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है जो एम्स 2018 में पूछा है वो भी सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें आप देखो कि कोहेरेंट सोर्स में डी डिस्टेंस दिया गया 0.9 mm स्मॉल डी, और ये कैपिटल डी दिया गया है 1 मीटर, और डार्क सेकेंड डार्क फ्रिंज दिया गया है, डेट इज ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2D, ये है 1 mm। सो ये हो जाएगा 1 mm, डेट इज 1 इंटू 10⁻⁻3। तो सारा वैल्यू पुट कर दोगे, 3 इंटू आपको लैम्डा कैलकुलेट करना, सो लैम्डा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.9 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 10⁻⁻3, और यहीं से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, डेट इज ये हुआ 1.8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6। जो ऑप्शन है ना ये सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर के लिए आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। सो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 बाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा, देखो ये क्या लिख सकते हो, 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁵, डेट इज 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, डेट इज ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। देखो सिमिलर टाइप का ये प्रॉब्लम था। अब लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको बेसिकली ब्राइट फ्रिंज के बारे में कंसेप्ट है, ब्राइट फ्रिंज, और ये एम्स 2013 में पूछा है। आपको मालूम है कि डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर होता है ये, ठीक है, हम लोगों ने देखा था ये सेंट्रल ब्राइट था, उसके बाद ये आता है फर्स्ट डार्क, इसका ये डिस्टेंस हाइट कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2D, फिर आता है फर्स्ट ब्राइट, मैं इधर लिखते जाता हूँ फर्स्ट डार्क, ये हो गया फर्स्ट ब्राइट, इसका डिस्टेंस क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाई D, फिर आता है सेकेंड डार्क, इसका डिस्टेंस क्या होता है 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2D, ठीक है। सो यदि ब्राइट का कैसे आता है, सेंट्रल ब्राइट हो गया, फिर उसका लैम्डा डी बाई डी, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी, फिर 3 लैम्डा डी बाई डी,
फिर 4 लैम्डा डी बाई डी ऐसे आता है ब्राइट का, और डार्क का इनके बीच में होता है। सो क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, 7 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, 9 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। हालांकि इतना ऊपर तक दिखाई नहीं देता है, कितना विजिबिलिटी होती है उस पर भी हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज है जो कि 6 mm पर फाइंड आउट हुआ है सेंट्रल फ्रिज्म से। तो सेकंड है तो n का वैल्यू 2 डाल दोगे तो क्या होगा, 2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, 2 लैम्डा डी बाई डी, और ये हो गया इक्वल हो गया 6 mm के, डेट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3। ऐसे जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। और n का वैल्यू यदि 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, पॉजिटिव लोगे तो ऊपर में मिलेगा, और निगेटिव लोगे तो सेंट्रल फ्रिंज से, सेंट्रल ब्राइट से नीचे में मिलेगा। सो इसका वैल्यू डाल दो। 2 लैम्डा का वैल्यू कितना है, देखो लैम्डा का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, 2 इंटू लैम्डा। कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 1.5 मीटर, डेट इज 1.5, और स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 0.3 mm, डेट इज 0.3 इंटू 10 टू पावर -3, और इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर -3। तो लैम्डा का वैल्यू आप निकाल लोगे 1.8 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 3। सो ये कितना आ गया, देखो ये आपको नैनोमीटर में है ऑप्शन, तो 10 टू पावर -3 कर दो। सो 1800 आपने क्या किया, 10 टू पावर क्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सो ये हो गया 600 नैनोमीटर। देखो आराम से आ गया ना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है जो कि एम्स 2008 से लिया गया है। Problem number 20. In Young's double slit experiment, the distance between two slits is made 3 times than the fringe width will become. So आपको fringe width का formula पता है, बीटा is equal to lambda capital D by small d, that is बीटा is inversely proportional to D. So यदि D को आप ना 3 times किया जाता है, that is D1 बोल दो, नया D हो गया 3D, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा आपको बीटा बाई 3, ठीक है। 3 टाइम्स इसको कर दोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, सो 1/3 टाइम्स। सो देखो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 21। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये भी एम्स 2012 का है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय m देन द फ्रिंज विड्थ इज, मींस की फ्रिंज यदि ऑर्डर n है। अभी फ्रिंज ऑर्डर क्या होता है, आप बोलते हो फर्स्ट फ्रिंज, सेकेंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज। तो ये आपको फ्रिंज का ऑर्डर है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। इसमें बताओ एन का कोई टर्म है, कोई भी टर्म नहीं है। फर्स्ट फ्रिंज है कि सेकेंड है कि थर्ड है, फोर्थ, उस पर तो कोई ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम हो जाएगा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है लैम्डा पर, कैपिटल डी पे और स्मॉल डी पे। और ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ। इन यंग्स डबल स्लिट experiment, slits are separated by 0.1 mm and they are 0.5 meter from screen, means कि ये कैपिटल D दिया गया है, ये स्मॉल d दिया गया है। The wavelength of light uses 500 नैनोमीटर, ये आपको लैम्डा दिया गया है। कभी कभी आपसे पूछता है कि 7th ब्राइट और 11th डार्क, 7th ब्राइट और 4th ब्राइट, ये सब के बीच का क्या डिस्टेंस है। मीन्स कि ये जो स्क्रीन है ना, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, ऐसे करके होगा, ब्राइट डार्क, ऊपर में भी नीचे में भी। तो आपसे पूछता है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। सो इसके लिए कंसेप्ट यही है कि डिस्टेंस बिटवीन nth ब्राइट एंड mth ब्राइट फ्रिंजेस, जहां n m से बड़ा है, डेल्टा x होता है n माइनस m बाई बीटा। आपको यदि मैं बोलूं कि फर्स्ट ब्राइट और सेंट्रल ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे बीटा। यदि सेकंड ये ले लो, सेकंड और सेंट्रल के बीच में कितना है, तो बोलोगे 2 बीटा। सो यदि nth ब्राइट फ्रिंज हुआ तो उसका हाइट कितना होता है, n इंटू बीटा, और mth ब्राइट है तो उसका हाइट सेंट्रल से कितना होगा, m इंटू बीटा। सो यदि n m से बड़ा है तो हो जाएगा n माइनस m इंटू बीटा, इसमें से इसको घटा दोगे, इट इज n माइनस m, अब बीटा का वैल्यू डाल दो लैम्डा d बाई स्मॉल डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये इजी था। अब nth ब्राइट और mth डार्क फ्रिंज में ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, इसका आगे हम लोग देखेंगे बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप जान जाओ। डेल्टा वाई मीन्स कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो डार्क है ना, आप डार्क
यदि m है तो m-1/2 यूज करना, ठीक है। और जो बड़ा है उसमें से दूसरे को घटाना है। लाइक m यदि n से बड़ा है, आपसे पूछे थर्ड डार्क और सेकेंड ब्राइट, तो क्या करोगे, m-1/2 माइनस n, ठीक है। और यदि n m से बड़ा हो, मीन्स कि थर्ड ब्राइट और सेकेंड डार्क, तो क्या कर दोगे, n-m-1/2। क्लियर है? या आपको नहीं भी मालूम है ना, तो आप क्या करो कि इसमें से एक को घटाओ, m-1/2 से n को घटा दो या n से m-1/2 को घटाओ, और निगेटिव आएगा तो मॉड ले लेना। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एक ब्राइट हो एक डार्क हो, तो जो ब्राइट वाले को तो n का n लिखना, डार्क वाले को लिख देना m-1/2 और मॉड ले लेना और इंटू बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो यही हो जाता है आंसर, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें बोल रहा है 11th डार्क और 7th ब्राइट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो डार्क तो बड़ा है, तो लिखोगे 11 माइनस 1/2, ये हो गया, डार्क वाला काम हो गया। ब्राइट वाला के लिए 7 कर दो और इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 4 माइनस 1/2 दैट इज 7/2। सो 7/2 इंटू बीटा। सो आंसर क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू बीटा। तो इस सवाल को बनाने में आपको ना 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अब देखो यही फॉर्मूला से मैं कर दिया, अब सबका वैल्यू पुट करना था। सो अब बीटा का वैल्यू डाल दिए, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये वैल्यू दिया गया था, लैम्डा दिया गया 500 नैनोमीटर और ये कैपिटल 0.5 मीटर और ये है 0.1 mm। सॉल्व कर दोगे 8.75 mm आ जाएगा। अभी बेसिक से कैसे आया, ब्राइट टू ब्राइट का बेसिक तो आप समझ गए। देखो यदि मैं बोलूं कि 11th डार्क बोलूं तो इसका डिस्टेंस क्या चीज रहेगा, आपको डार्क के लिए फॉर्मूला हाइट का पता है, YD होता है 2n-1 इंटू बीटा बाई 2, ठीक है। आपको मालूम है यही था ना फॉर्मूला, 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। सो यहां से ये हो जाएगा आपको n-1/2 बीटा। क्लियर है? अब आपको mth डार्क था, mth डार्क के लिए क्या लिखोगे, m-1/2 बीटा, और nth ब्राइट के लिए क्या लिखोगे आप, n लैम्डा d बाई डी दैट इज n बीटा। सो एक चीज है जिसका हाइट सेंट्रल ब्राइट से है m-1/2 बीटा, और दूसरा चीज है उसका हाइट है सेंट्रल से n बीटा। तो इनके बीच का गैप कितना होगा बताओ, ये होगा m-1/2 माइनस n इंटू बीटा। सो सिंपल m-1/2 माइनस n करके बीटा से कर लेना, और यदि निगेटिव आएगा तो मॉड ले लेना, आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 23। ये भी एम्स 2016 से लिया गया, असर्शन रीजन बेस्ड है। इन YDAC ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर इक्वली स्पेस्ड। बिल्कुल सही है, ये इक्वली स्पेस्ड होता है। इनके ब्राइट टू ब्राइट के बीच का, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा d बाई डी, और एक ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा d बाई 2d, इसलिए इक्वली स्पेस्ड है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो असर्शन ट्रू है। रीजन की बात करोगे तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन फेज डिफरेंस, ये केवल फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है, कैपिटल डी पे डिपेंड करता है, स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपको मैं सॉल्व करके आपके लिए रखा हूं, प्रॉब्लम नंबर 24। ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। कभी कभी आपसे पूछता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितना मैक्सिमा स्क्रीन के पर आपको दिखाई देगा, इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, यदि लैम्डा का वैल्यू दिया जाए और डी का वैल्यू दिया जाए। सो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप ना इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थ्योरी आगे में देखेंगे ये कैसे सॉल्व होता है, लेकिन पहले आप क्या करना ना कि d बाई लैम्डा कैलकुलेट करना। आपको d दिया रहेगा, लैम्डा दिया रहेगा, तो आप d बाई लैम्डा कैलकुलेट कर लेना। d बाई लैम्डा सपोज करो कि आया 3.2, कुछ भी नंबर आया, लेकिन यदि ये इंटीजर आ गया तो ठीक है, यदि इंटीजर नहीं आएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स कि जो नियरेस्ट इंटीजर इससे छोटा है। सो 3.2 से छोटा इंटीजर क्या है, 3 है। 4.9 से छोटा इंटीजर क्या है, 4 है। इनफैक्ट 4.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। और 4.0001 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा,
4 मीन्स कि ऐसा इंटीजर जो उस नंबर से जस्ट छोटा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिए और तब जो मैक्सिमम होगा ना वो होगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले प्लस 1। लाइक इस केस में नंबर ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1। 6 सेंट्रल, 3 सेंट्रल ब्राइट से ऊपर, 3 सेंट्रल ब्राइट से नीचे और एक सेंट्रल ब्राइट, मीन्स की टोटल क्या हो गया 7 हो गया। corresponds to n is equal to 0 सेंट्रल ब्राइट होगा, n is equal to प्लस माइनस 1 ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट ब्राइट और अप टू k1। समझे या नहीं समझे, इस प्रॉब्लम से देखते हैं। देखो यहाँ पर लैम्डा दिया गया 2000 एंगस्ट्रम, डी दिया गया 7000 एंगस्ट्रम। सो डी बाई लैम्डा आप निकालोगे तो कितना आया 7/2 आया। 7/2 हुआ 3.5, इंटीजर तो है नहीं, सो आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आएगा 3। सो मैक्सिमा कितना ऑब्टेन्ड हुआ 7 इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा। यदि आपसे पूछेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा को एक्सक्लूड कर दो तब कितने होंगे तो 6 होंगे। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया, देखो बहुत ही आसान कंसेप्ट है ये। देखो ये है नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे विजिबल होते हैं। सो आपको मालूम है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है डी साइन थीटा के, और पाथ डिफरेंस यदि n लैम्डा के इक्वल होगा ना उसी समय आपको ब्राइट मिलेगा, और पाथ डिफरेंस यदि 2n-1 लैम्डा बाई 2 मीन्स कि आपको ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा तो आपको क्या मिलेगा डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब ध्यान दो, पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा था, 2 लैम्डा था, ये सब था तो ब्राइट, और लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 ये सब रहेगा तो डार्क। सो अब देखो ये डी साइन थीटा n लैम्डा कर दो और यहाँ से साइन थीटा हो गया n लैम्डा बाई डी, और ये साइन थीटा चूंकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, सो ये क्या हो जाएगा n लैम्डा बाई डी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और n क्या होगा d बाई लैम्डा से बड़ा नहीं हो सकता। समझे, यही कंसेप्ट का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आसान था, कोई डाउट नहीं हमसे कमेंट में लिख करके पूछिए। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 25। ये बोल रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 62 फ्रिंजेस आर सीन इन द विजिबल रीजन फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रम। ये वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4358 एंगस्ट्रम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम लाइट, देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस सीन विल बी। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, और क्या इसमें कंसेप्ट आप यूज करोगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। सो यहाँ पर देखो आपको लैम्डा 1 है 5893 एंगस्ट्रम और n1 है 62, लैम्डा 2 दिया गया है और आपको n2 कैलकुलेट करना है। सो आप कर दोगे 5893 इंटू 62 इज इक्वल टू 4358 इंटू क्या हो जाएगा n, और n का वैल्यू आया 5893 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 4358। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट पर लिख करके बताइएगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अब देखो कि यदि यहाँ पर सपोज करो कि मैं स्क्रीन मानता हूँ, ठीक है, और ये आपको स्लिट्स हैं, तो और ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये पहले स्लिट से और यहाँ से यहाँ तक दूसरे, और ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक आपको फ्रिंज दिख रहा है, ठीक है। सो yn सपोज करो ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये yn कितना होगा सपोज करो यहाँ पर आपको लास्ट ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, लास्ट ब्राइट, तो ये yn क्या होगा n लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल d। और यदि मान लेते हैं लैम्डा चेंज कर दिए, सपोज करो कि लैम्डा को अब डिक्रीज कर दिए, तो फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, तब आपको ना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसी प्लेस में आने लगेंगे। सो जहाँ पहले आपको n1 आ रहा था अब वहाँ पर कितना आ जाएगा n2 आ जाएगा। सो n2 लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 कर दो कैपिटल d बाई स्मॉल d। सो और ये लेंथ जो है ना, ये जो हाइट है, ये हाइट तो सेम है, ठीक है, इसके ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैक्सिमम जो है ना इसका जो फील्ड ऑफ विजन बोल सकते हो इतना ही है। सो क्लियरली इन दोनों को आप देखोगे कंपेयर करोगे तो क्या होगा n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। सो बेसिकली यहीं से ये फॉर्मूला आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 26, ये आपको एंगुलर विड्थ पर ये हम लोग समझ चुके हैं, पहले हम लोग जान चुके हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑलरेडी किया हुआ है, यदि फ्रिंज विड्थ बीटा हो तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है बीटा बाई कैपिटल डी या फिर लैम्डा बाई स्मॉल डी, यही होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सो इसी को सॉल्व किया गया है। आपको एक चीज और कंसेप्चुअल था कि ये रेडियन में आता है, ये जो निकालते हो ना वैल्यू ये रेडियन में आता है, तो इसको डिग्री में आपको चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
आसान प्रॉब्लम था, पॉज करके आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नंबर 27, ये आपको जेई मेंस 2013 से लिया गया। बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि फ्रिंज का शेप कैसा होगा इस केस में। तो इसका आंसर है कंसेंट्रिक सर्किल्स। कैसे कंसेंट्रिक सर्किल्स है वो पहले हम लोग समझते हैं। सो ये आपको स्क्रीन है, ठीक है। सो मैं स्क्रीन को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये स्क्रीन है और इसके सेंटर पर से मान लो यहाँ पर दो रखा हुआ है सोर्स, एक S1 है एक S2 है, इनके बीच का डिस्टेंस D है। अब क्या है कि ये इसके परपेंडिकुलर लाइन से बाहर में है। ये जो स्क्रीन है ना, ये बेसिकली इसी प्लेन, ये प्लेन के अंदर में है और ये ना आपको यहाँ पर है। सो यहाँ से यदि ये पॉइंट P कंसीडर करो तो इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस होगा S2P और ये होगा आपको S1P, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट इसके नीचे का कंसीडर करो, यहाँ पर ये देखोगे S2P और ये S1P। सो ये जो डिफरेंस आया ना, पार्ट डिफरेंस, यहाँ पर सपोज करो x1 आया तो यहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस क्या है, x2 है, बिकॉज ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन से बाहर में है। वैसे ही यदि ये वाला पॉइंट कंसीडर करोगे तो यहाँ पर भी ये दोनों तरफ से जो वेव आएगा ना, इसके कारण जो पार्ट डिफरेंस होगा वो x1 होगा। सो आप यदि इस साइड से देखोगे ना, इस साइड से, तो आप देखो इस साइड से देखने पर क्या दिखेगा, मीन्स कि ये पॉइंट पर आपको यदि ब्राइट मिल रहा है तो यहाँ पर भी ब्राइट मिलेगा, यहाँ पर भी ब्राइट मिलेगा, यहाँ पर भी ब्राइट मिलेगा, यहाँ पर ब्राइट मिलेगा, यहाँ पर ब्राइट। सो इस तरह से बेसिकली ये एक मीन्स कि साइकिल में आपको ब्राइट मिलेगा। वैसे ही जो नेक्स्ट थोड़ा सा और हाइट ऊपर में देखोगे, सपोज करो कि ये पॉइंट पर देखोगे तो यहाँ पर यदि डार्क मिल रहा है तो यहाँ पर डार्क मिलेगा, यहाँ पर डार्क मिलेगा। सो ऐसे ही ब्राइट डार्क होगा और ये क्या हुआ, कंसेंट्रिक क्या होगा, सर्कल्स। अब इसके सेंटर पर क्या बनेगा, या फिर आप बोलो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर या तो ब्राइट होगा या डार्क होगा। ये डिपेंड करता है कि इसके बीच का डिस्टेंस d क्या है। सपोज करो कि इसके बीच का डिस्टेंस लैम्डा हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम ये जो डिस्टेंस रहा, ये और यहाँ से S1 से जाने में और S2 से जाने में जो डिफरेंस रहा वो लैम्डा के बराबर हुआ। मीन्स कि पाथ डिफरेंस हुआ लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, मीन्स कि वहाँ क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, ठीक है। और यदि मान लेते हैं लैम्डा रहे, 2 लैम्डा रहे, 4 लैम्डा रहे, मीन्स कि इवन मल्टीपल्स हो, तो डी जब हो आपको 2n लैम्डा के बराबर तो सेंटर पे क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। और यदि डी आपको हो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पर पहुंचने में इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है ना वो डी ही है। सो सेंटर पे बन गया आपको डार्क, समझ गए ना। सो इस केस में हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे जब डिफरेंट वे ऑफ प्लेसिंग ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो जो अपना नॉर्मल वाला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है ये वाला, तो इसमें शेप कैसा बनता है, यहाँ पर जो फ्रिंज है ना वो कैसा बनता है। सो बेसिकली ये भी यही आपको इसी टाइप से रहता है। ये यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगा ना वो आपको हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है। देखो क्यों ऐसा बनता है, क्योंकि ये जो आपका कंडीशन है ना वो क्या है, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू D साइन थीटा, और ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है। S2P माइनस S1P क्या हो गया, D साइन थीटा के इक्वल हो गया। सो ये आपको ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए हाइपरबोला विथ 2 फोकी S1 एंड S2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम जेई 2005 से लिया गया है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 17 किया है। आपको यदि डाउट हो तो वहां पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंटेंसिटी आपको दिया रहता है। देखो इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर दिया जाएगा मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में। सो मैक्सिमम इंटू के हो गया। यहां से आप निकालते हो फेज डिफरेंस। क्या निकालते हो, फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस से आप निकालते हो पाथ डिफरेंस, ठीक है, और पाथ डिफरेंस इक्वल होता है डी साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई टी। हम लोग का मोडस ऑपरेंडी यही रहता है। तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सपोज करो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आई जीरो है। सो आई जीरो यदि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, आईपी होगा आई जीरो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। आपको मालूम है, आपको मालूम था कि यदि दो स्लिट है दोनों के कारण आपको आई और आई हो तो नेट इंटेंसिटी क्या था, 4i कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। सो 4i को मैंने यहां पर आई जीरो ले लिया। तो क्लियरली अब क्या बोल रहा है कि 1/4 आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर इंटेंसिटी 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। सो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आई जीरो है उसका 1/4 है। सो मेरा पहला स्टेप ये हो गया। अब यहां से आप निकालना है फेज डिफरेंस। सो यहां से आ गया cos 5/2 इज इक्वल टू 1/2 और 5/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 डेट इज 60 डिग्री, या बोलो π/3, और फाई का वैल्यू आया 2π/3। तो फेज डिफरेंस हो गया 2π/3, ये आपको सेकेंड निकल गया। यहां से फिर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। सो फाई इज इक्वल टू 2π/3 और पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2π/3 फेज डिफरेंस इनटू लैम्डा बाई 2π। सो ये आ गया λ/3। सो ये भी काम हो गया आपको। अब इसको आप इक्वल करोगे डी साइन थीटा के या फिर इसके, लेकिन आप देखो साइन के टर्म में है। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू λ/3d, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स λ/3d। देखो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट। एंगुलर पोजीशन के लिए आपको एंगल के टर्म में चाहिए तो ये आ गया। लेकिन यदि आपको बोलता है कि किस हाइट पे है, यदि y निकालना होता तो आप क्या करते, d इंटू वाई बाई डी इज इक्वल टू λ/3, और यहां से हो जाता y इज इक्वल टू λ/3 कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो मेरा जो मेथोडोलॉजी है ना, जो तरीका वो एक ही है, कान को इधर से पकड़ो वैसे पकड़ो, लेकिन तरीका एक ही है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 29 देखते हैं। देखो मैं ये आपके लिए सॉल्व कर रखा हूँ, ये आपको जेई मेंस 2017 से लिया गया है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm and the screen is placed 150 centimeter away. A beam of light consisting of two wavelength, दो wavelength है 650 nanometer 520 nanometer is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from common central maxima to the point where the bright fringes due to both wavelength coincide. So आपको बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। एक के कारण देख रहे हो तो ब्राइट सपोज करो मिलते जा रहा है, ब्राइट 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 ब्राइट। दूसरे कारण लिए तो ये आ रहा है ब्राइट ब्राइट, और एक पॉइंट पर हुआ कि दोनों के कारण ब्राइट आ रहा है। तो आपको वहीं पर लीस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो दोनों के कारण निकाल दो और फिर उसको इक्वेट कर दो। तो let y be the distance from the central maxima to the point where the bright fringes due to both wavelengths coincides. So lambda 1 के लिए निकाल दो, y1 is equal to n1 lambda 1 d by d। ठीक है, कोई एक जनरल पॉइंट हो गया। आप मान रहे हो कि लैम्डा 1 का n1 और लैम्डा 2 का जो n2 ब्राइट है वो दोनों एक ही पॉइंट पर है। क्लियर है। सो लैम्डा 1 के लिए n1 का निकाल दिए, n1 लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d इज इक्वल टू y हो गया, और y2 जो हो गया सेकेंड वाले के लिए n2 लैम्डा 2 d बाई d इज इक्वल टू y। अभी दोनों को इक्वेट कर दोगे और यहां से आ जाएगा n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आपको एग्जाम में एकदम इसी स्टेप से स्टार्ट करना है। और यहां से आ गया n1 बाई n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 दैट इज 4/5, और ये 4:5 के रेशियो में है। मीन्स कि जहां पर इसका फोर्थ वाला होगा पहले वाले का, जिसका ज्यादा वेवलेंथ है, वो वहां पर जो दूसरे वाला जो वेवलेंथ है जिसको कम वेवलेंथ है उसका फिफ्थ वाला होगा, सेम हाइट पे होगा। क्लियर है। तो इसके लिए y4 और y5 सेम प्लेस पे होगा। सो लीस्ट डिस्टेंस निकाल दो, तो आप डाल दो इसमें 4 डाल दो, तो 4
तो आप क्या जानते हो फॉर्मूला, y4 क्या होगा, 4 लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d, या फिर आप y5 निकालोगे तो 5 लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो यही करके मैं वैल्यू निकाल दिया, 7.8 mm आया। क्लियर है। अब पूछ सकता है कि सेकेंड कोइंसिडेंस का कहाँ होगा। सो इसके लिए देखो, ये अब 4:5 के रेशियो में है, तो इसका फोर्थ वाला इसका 5th वाला दोनों एक जगह पर मिला, फिर इसका 8th वाला इसका 10th वाला ये दोनों एक जगह मिलेगा, फिर 12th वाला और 15 वाला एक जगह पे मिलेगा। तो सिंपल ये जो सेकेंड वाले के लिए ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.8 इंटू 2 mm। तीसरा वाला पूछेगा तो क्या लिखोगे, 7.8 इंटू 3 mm। क्लियर है, बहुत आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 30। ये इनफैक्ट बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही इजी भी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1 meter and the monochromatic light of 600 nanometer is being used. A person standing near the slit is looking at the fringe pattern. When the separation between slit is varied, the interference pattern disappears for the particular distance d0 between slits. If the angular resolution of I is 1/60 degree, ये होगा 1/60 degree, the value of d0 is close to। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ। तो ये सपोज करो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूजुअल सेटअप है, यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर से कोई पर्सन देख रहा है। अब d को आप चेंज कर रहे हो, ये d क्या है, यही d है, तो ये d को चेंज कर रहे हो। d आप पहले देखो कि ये d को यदि बढ़ाओगे तो क्या होगा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप जानते हो, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो यदि आप स्मॉल d को बढ़ाओगे तो बीटा क्या होगा, चेंज होगा, घटेगा। घटने के कारण क्या होता है ना कि आई का जो रिजोल्यूशन है कभी कभी उसके बियॉन्ड चला जा रहा है, उस केस में आप ना देख नहीं पाओगे। सो बेसिकली आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना होगा, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ जब तक एंगुलर रिजोल्यूशन से बड़ा होगा ना उसको दिखाई देगा। देखो सपोज करो कि ये फ्रिंज विड्थ है, तो आई पर कितना एंगल बना रहा है ये आपको कैलकुलेट करोगे थीटा, और थीटा यदि एंगुलर रिजोल्यूशन से बड़ा होगा तो उसको दिखाई देगा, बिकॉज वो आई तब डिस्टिंग्विश कर पाएगा, अदरवाइज फिर वो नहीं कर पाएगा। तो आपको यही कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान हो गया प्रॉब्लम। अब थीटा दिया गया है आपको क्या, 1/60 डिग्री, और आपको ये आपको रिजोल्यूशन है, और आपको मालूम है कि एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ होता है जिसको मैं थीटा बीटा से दिखा रहा हूँ, वो क्या होता है, बीटा बाई कैपिटल D डेट इज लैम्डा बाई स्मॉल d। क्लियर है। और ये किस में होता है, ये रेडियन में होता है, ध्यान दो, ये किस में होता है, रेडियन में। सो ये लैम्डा का वैल्यू दिया गया है 600 नैनोमीटर, सो 600 इंटू 10⁻⁹, और स्मॉल d का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा थीटा रिजोल्यूशन के। तो थीटा रिजोल्यूशन कितना है, 1/60 डिग्री है, तो डिग्री को आप किस में चेंज करोगे, रेडियन में। रेडियन में करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, बिकॉज आप जानते हो कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के, या ऐसे लिखो 180 डिग्री हो गया पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री हो गया π/180 रेडियन के, तो 1/60 डिग्री के लिए उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये हो गया, आपको इसके इक्वल कर दो, सो 1/60 इंटू π/180 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई स्मॉल d। स्मॉल d का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सो स्मॉल d इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 60 गुने 180 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू 3.14 डाल देना। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 mm के इक्वल आएगा। सो ये आंसर ना सेकेंड हो जाएगा। अच्छा प्रॉब्लम था, आगे बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 31, ये तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, जेईई मेंस 2014 का। ए लाइट सोर्स व्हिच इमिट्स टू वेवलेंथ लैम्डा 1 400 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 600 नैनोमीटर इज यूज्ड इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इट रिकॉर्डेड फ्रिंज विड्थ फॉर लैम्डा 1 and lambda 2 are beta 1 and beta 2 and the number of fringes for them within a distance y on one side of central maxima is m1 and m2 respectively। तो आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो ये पहले मैं एक बार फिगर देख करके आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ आपको दिया गया है,
फिर हम लोग एक एक करके डिमार्केट करते हैं। पहला है कि दो वेवलेंथ है, एक लैम्डा 1 है जो 400 नैनोमीटर का लाइट रे है, दूसरा लैम्डा 2 है जो 600 नैनोमीटर का लाइट रे है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हो रहा है। ये क्या करता है ना कि फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करता है बीटा 1। सो फ्रिंज विड्थ इसके लिए बीटा 1 कैलकुलेट किया, इसके लिए बीटा 2 कैलकुलेट किया, और ये बोल रहा है कि एक साइड में आपको M1 फ्रिंज आया, एक साइड में कितना फ्रिंज आ रहा है, M1 आ रहा है इस केस में, और इस केस में आ रहा है M2। फिर एक आपको एंगुलर सेपरेशन की भी बात कर रहा है, तो आपको एंगुलर सेपरेशन थीटा होता है क्या, लैम्डा बाई स्मॉल डी या फिर बीटा बाई कैपिटल डी। क्लियर है? तो अब हम एक करके देखते हैं। देखो, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 बड़ा है, फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये बीटा 2 हो जाएगा लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो क्लियरली ये भी इससे बड़ा हो जाएगा। सो बीटा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 1, ये करेक्ट हो गया। फिर आप जानते हो कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी देखे हैं, क्या होता है, M1 बीटा 1 इज इक्वल टू M2 बीटा 2, क्योंकि फील्ड ऑफ विजन सेम होता है, हाइट मैक्सिमम हाइट जहां तक दिखाई देगा सेम रहेगा। सो बीटा 1 यदि बीटा 2 से छोटा है तो M1 M2 से बड़ा होगा, ठीक है, बिकॉज ये कांस्टेंट है। सो ये M1 M2 से बड़ा, ये भी सही है मेरा। फिर आपको पूछ रहा है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 ओवरलैप्स विथ फिफ्थ मिनिमा ऑफ लैम्डा 1। सो इसका आप निकालो फिफ्थ मिनिमा। सो फिफ्थ मिनिमा हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू लैम्डा 1 डी बाई 2 डी, डेट इज ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 1 9। सो 9 बाई 2 लैम्डा 1 डी बाई कैप स्मॉल डी, ये हो गया इसके लिए। इसके लिए फिर निकालते हैं, ऐसा बोल रहा है क्या, थर्ड मैक्सिमा। तो 3 इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 2 कितना है, 600 गुने कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो 3 इंटू 600 हुआ 1800, और 9 बाई 2 इंटू लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है 400, तो ये भी हुआ 1800। सो सेम आ गया, ठीक है। सो क्लियरली फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 ओवरलैप विद द फिफ्थ मिनिमा ऑफ लैम्डा 1। देख रहे हो दोनों इक्वल आ रहा है ना, 1800 डी बाई स्मॉल डी, दोनों का जो हाइट है ना वो सेम आ रहा है, इक्वल। तो ये भी ट्रू हो गया। अब एंगुलर सेपरेशन के बारे में बात करते हैं। एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, लैम्डा बाई डी, डी सेम है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से छोटा है। तो लैम्डा 2 के केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई स्मॉल डी, डी सेम है, तो ये आपको क्या होगा, ये वाला आपको एंगुलर सेपरेशन बड़ा होगा। तो लैम्डा 1 का ग्रेटर नहीं बल्कि लैम्डा 1 का स्मॉलर है, तो ये वाला रॉन्ग है। तो ए बी सी सही होगा और डी गलत होगा। अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 32 देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 32 और प्रॉब्लम नंबर 33 ये एक्सक्लूसिवली जेई के लिए है, ठीक है। नीट और एम्स वाले आप छोड़ सकते हैं, उनके लिए वीडियो खत्म हो गया है। सो ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्स S1 and S2 vibrating in phase emit lights of wavelength lambda. The separation between sources is 2 lambda. The smallest distance from S2 on a line passing through S2 and perpendicular to S1 S2 where a minimum of intensity occurs is. तो आपसे पूछ रहा है कि देखो ये एक सोर्स है S1, ये एक सोर्स S2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 लैम्डा है, और इसका ना ये जो लाइन है ना जो इससे परपेंडिकुलर है और S1 S2 से परपेंडिकुलर है लाइन, उस पर कोई ना ऑब्जर्वर है, मींस कि इस पर हम लोग चेक कर रहे हैं इंटेंसिटी का वेरिएशन, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस S2 से क्या होगा इस लाइन पर जहां मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है। सो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या कंडीशन होता है, पाथ डिफरेंस जब आपको हो जाएगा लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 ये सब होगा ना, तो मिनिमम इंटेंसिटी होता है। तो कोई एक पॉइंट जनरल पॉइंट P ले लो जो कि इसे y हाइट पर है, और वहां पर आप निकाल लो पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है। सो S1P माइनस S2P, सो S1P कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 2 लैम्डा है और ये y है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ये आपको मिनिमम का कंडीशन है। पहले तो मैं प्रॉब्लम क्यों पिक किया हूँ ये आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है।
सो फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे, तो ये y को इस तरफ ले जाओ, फिर स्क्वायर कर दो, तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 15 लैम्डा बाई 4। तो y का वैल्यू निकल के आया 15 लैम्डा बाई 4। अब नेक्स्ट मिनिमा के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट मिनिमा के लिए ये लैम्डा बाई 2 लिए थे, अब क्या ले लोगे 3 लैम्डा बाई 2, और 3 लैम्डा बाई 2 करके फिर वही चीज कैलकुलेट करो तो y का वैल्यू आ गया 7 लैम्डा बाई 12। तो ये प्रॉब्लम ना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हो 3 लैम्डा बाई 2 के केस में जो मिनिमम जो y है ना वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब ध्यान दो 3 लैम्डा बाई 2 के केस में y का मिनिमम जो है ना वो कम आ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट के केस में लैम्डा बाई 2 के केस में ही कम आता है, और यही करके आप निकाल लोगे और आंसर जैसे 15 लैम्डा बाई 4 आएगा आप मार करके आगे बढ़ जाओगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, सो कभी कभी इस चीज को भी आप ध्यान में रखना है यदि आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और लास्ट प्रॉब्लम ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। सो एकदम ये केवल जेई के लोगों के लिए है, नीट के लोग तो देखे ही नहीं इसको। सो कंसीडर अ यूजुअल सेटअप्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद स्लिट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी एज शोन इन द फिगर। टेक O as the origin and y axis as indicated. If the average intensity between y1 is equal to minus lambda capital D by 4D and y2 is equal to plus lambda capital D by 4D equals n times the intensity of maxima, then n is equal। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है ना कि एक ये सपोज करो कि ये डिस्टेंस है, ये क्या है लैम्डा कैपिटल डी बाई 4 स्मॉल डी, और इधर जाओ तो ऊपर में भी यही डिस्टेंस है लैम्डा कैपिटल डी बाई 4d। इसके बीच का पूरा इंटेंसिटी का एवरेज निकाला। ठीक है, एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालोगे, मीन्स कि आप टोटल जो इंटेंसिटी है ना वो निकालो, डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ है ना इसे डिवाइड कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज इंटेंसिटी निकल जाएगा। और वो बोल रहा है कि एवरेज इंटेंसिटी क्या है, n टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो आप बताओ कि n का वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई 4d ये इसका लोकेशन क्या है, कितना एंगल पर नीचे में। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, जो लोअर वाला पॉइंट, सपोज को ये पॉइंट P है और Q है, तो P पर जो वेव आ रही है ना उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, और वैसे ही Q पर जो वेव जा रही है ना उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। सो पहले हम लोग Q पर ही देख लेते हैं। सो अपना जो मोडस ऑपरेंडी है ना वो एक ही है। ये आपको मालूम है कि y कितना है, लैम्डा कैपिटल D बाई 4d, और आपको मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सो देखो d साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा इज इक्वल टू d इंटू वाई बाई डी। ये आपको क्या होता है, पाथ डिफरेंस। बार बार मैं ये चीज लिख रहा हूं क्योंकि बार बार यूज होता है। और d इंटू कैपिटल डी, वाई का वैल्यू डाल दो लैम्डा कैपिटल D बाई 4d। सो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया, सो ये बच गया लैम्डा बाई 4। तो पाथ डिफरेंस निकल गया। इससे आप निकालोगे फेज डिफरेंस, तो लैम्डा बाई 4 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये हो गया पाई बाई 2। ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस। सो बेसिकली यहाँ पर आप एंगल के टर्म में सोचोगे तो ये माइनस पाई बाई 2 एंगल है, और यहाँ पर ये एंगल क्या है, पाई बाई 2 है। मैं एंगल के टर्म में क्यों आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर IP होता है। यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है तो I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, मीन्स कि इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर फंक्शन होता है फाई के, जो फाई क्या है, इसके बीच का फेज डिफरेंस है। क्लियर है, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ गया हो कि मैं क्या करने वाला हूं। सो आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एवरेज इंटेंसिटी निकालना है, एवरेज इंटेंसिटी वो क्या होगा, वो आप टोटल इंटेंसिटी निकालोगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 I0 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 इंटू d5। ये आपको कर दोगे तो इस दोनों पॉइंट जो था ना, ये दोनों पॉइंट P और Q, इसके बीच का एवरेज पूरा टोटल इंटेंसिटी निकल गया, और उसको डिवाइड करोगे, आपका कौन सा वेरिएबल है, फाई,
तो और फाई कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो आप डिवाइड करोगे पाई से, बिकॉज पाई क्या हुआ, पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप यदि समझ गए ना ये, तो प्रॉब्लम सॉल्व। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 2 मिनट में बन जाएगा ये सवाल। तो ये हो गया आपको 1 बाई पाई आई जीरो और इंटू 1 बाई टू कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू डी फाइव, तो हो जाएगा आई जीरो बाई टू पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, 1 प्लस कॉस फाइव डी फाइव, और ये हो जाएगा आई जीरो बाई टू पाई, और ये आप इंटीग्रेट कर दोगे तो फाइव, और लिमिट हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, प्लस साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन फाइव माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये हो गया आई जीरो बाई टू पाई बाहर, और ये हो जाएगा पाई प्लस साइन पाई बाई टू हो गया 1 माइनस माइनस 1 डेट इज प्लस 1, और ये हो गया आई जीरो बाई टू पाई पाई प्लस टू, तो ये पाई को अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, आई जीरो बाई टू 1 प्लस टू बाई पाई। ये आ गया आपको एवरेज। एवरेज इंटेंसिटी क्या है, ये एवरेज इंटेंसिटी है n टाइम्स इज इक्वल टू n टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी है आई जीरो। तो n का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू आया 1 बाई टू 1 प्लस टू बाई पाई। देखिए सॉल्व हो गया ना, 1 बाई टू 1 प्लस टू बाई पाई, पहला ऑप्शन एक है। तो देखो इस टाइप का भी प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में पूछता है, और बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि आप एवरेज कैसे निकालते, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हम लोग अभी तुरंत फिर लेकर के अगले दिन आएंगे कि डिफरेंट केसेस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर हम लोग डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का भी केस देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।